इसी मैं क्लास में बताती हूँ कि कितने बच्चों का रिजर्वेशन या अम्बेडकर पे क्या टेक है। हर बच्चे को ये लगता है कि अम्बेडकर ने उनका सीट खा लिया क्योंकि कोटा लेके आ गए। आज के समाज में लोग ये कहते हैं कि हमें तो कास्ट दिखता नहीं है, कास्ट कहाँ है, कास्ट नहीं है। पर ये जब जो भी हम कहते हैं ना, एक प्रिविलेज्ड वैंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। रिजर्वेशन पिछले 70 सालों से इस देश में है और उसका कोई भी आउटपुट नहीं दिखता। रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी हमारे देश में लोगों को दो भाग में बांट देता है। तो वो एक अनइक्वल जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी तो आपने क्रिएट कर दिया है। हर बच्चे को ये लगता है कि मेरा सीट खा गया। तो ये एक जो मानसिकता के साथ जब बच्चे शुरू करते हैं ना, तो ऑलरेडी आपका एक प्री कंसीव नोशन, एक बायस होता है रिजर्व कैटेगरी बच्चों के साथ। और उन बच्चों को कभी आप अपनी बराबरी पे नहीं समझते। रिजर्वेशन का फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है जो ऑलरेडी बहुत ऐसे पोजीशन पर है जिसको प्रिविलेज स्पेस माना जा सकता है। 70 साल से अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो आज मैं शायद प्रोफेसर नहीं बनती। आज अगर द्रौपदी जी हमारी प्रेसिडेंट हैं तो वो रिजर्वेशन है। आज जो भी आपको हमारे समाज से लोग मिलते हैं वो रिजर्वेशन के कारण आपको मिलते हैं। आप वो भी अगर हमसे ले लोगे और बोलोगे क्या बेनिफिट हुआ है, तब आज वही होगा जो आज से 70 साल पहले हो रहा था हमारे साथ। आप कॉलेज में क्या देखते हैं? आप इतने साल से प्रोफेसर हैं, आप कास्ट पे भी काम कर रही हैं। किस तरह से कास्टिज्म प्रेवलेंट है? क्या क्या शक्ल है उसकी? कौन कौन से फॉर्म्स है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आके, एक बहुत ही पर्टिनेंट इशू और बहुत ही रेलेवेंट इशू है। जबकि आज के समाज में लोग ये कहते हैं कि हमें तो कास्ट दिखता नहीं है, कास्ट कहाँ है, कास्ट नहीं है। पर ये जब जो भी हम कहते हैं ना, एक प्रिविलेज्ड वैंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। हमें आज मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे भूखमरी नहीं दिखती, इसका ये मतलब नहीं भूखमरी नहीं है, इसका ये मतलब है मेरा पेट भरा हुआ है। हमें ये समझने की ज़रूरत है। कास्टिज़म के जो एक टेंजिबल कंपोनेंट थे पहले, कि लोग आपके साथ खाएंगे नहीं, आपके साथ उठेंगे नहीं, आपके साथ बैठेंगे नहीं, वो अब चेंज कर गए हैं। शायद 1970 में ये प्रिवलेंट था, पर 2025 और 26 का जो कास्टिज़म है वो साथ में बैठने, साथ में खाने के लिए नहीं है। वो उसे एक इनटेंजिबल कंपोनेंट में चला गया है। इनटेंजिबल कंपोनेंट का क्या मतलब है कि आपने सीयूएट में आप आई, आप एडमिशन्स लिया, आपने, लोग आपसे पूछेंगे आपका स्कोर क्या है। आपने कहा कि मेरा स्कोर 1000 है और आपको बीकॉम ऑनर्स मिल गया कोई टॉप कॉलेज में। फिर बच्चे आपसे पूछना शुरू कर देंगे, अच्छा तो आपको टॉप स्कोर मिल गया मतलब आप कोटा से हो, कोटा कोटा करके। फिर वो जब आपको पहली बार आपके क्लास में कोई आपको कहता है कि आप कोटा से हो, तो आपका एक कल्चरल कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आप अपने आप को आइसोलेट करने लगते हो। और वो सेल्फ आइसोलेशन का प्रोसेस जब शुरू होता है ना, तो आपको धीरे धीरे एलिनेशन हो जाता है, आप कट जाते हो। और जब आप कट जाते हो अपने क्लास से, अपने पीयर ग्रुप से, एक प्रेशर में, बहुत एक्सट्रीम केसेस में हम देख रहे हैं कि आजकल सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। बहुत सारी केसेस हम देखते हैं बच्चों का ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ चुका है। जो अभी एक सर्वे रिपोर्ट भी आया था कि 13,500 बच्चे का ड्रॉप आउट रेट्स SC ST OBC के हैं। तो ये इस तरीके से शुरू होता है। गलती उस बच्चे की भी नहीं जो आपसे आपका ये रैंक पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग जो एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है कि हमने बचपन से क्या देखा, हमने बचपन से ये देखा कि हमें क्या बताया जा रहा है, हम क्या सीख रहे हैं। तो वो बच्चा जो आता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आता है 17-18 साल में, उसको पता चलता है अच्छा 12th में मुझे 90 है, मेरे बगल वाले को 85% है, वो देखो वो टॉप कॉलेज में पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंचा? मैं इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि मेरे पास कोटा नहीं है। आपने एज अ पेरेंट, क्या हम उसको ये समझाते हैं कि हमारे क्या कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, हमारा क्या कैपिटल रहा है, हमारा क्या कैपिटल रहा है जिसके कारण आज हम लोग 90% में और वो 85% में उनका एडमिशन हो रहा है? हम हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस के बारे में नहीं बताते उनको। हम ये कहते हैं कि मैम हमारा इसलिए मिस हुआ क्योंकि उसे मिल गया। जबकि आपका और उसका अदरिंग का जो एक है ना, वो वहीं से शुरू होता है। वो आप compete उनसे उस 51% से आप कर भी नहीं रहे हो, आप compete अपने 27%, अपने 15%, अपने 7.5% से कर रहे हो। तो वो अदरिंग तो आप वहाँ से लेके आ रहे हो। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप बच्चे को वहाँ पे एक सेंसिटाइज करो कि वाई दिस कंट्री स्टिल नीड्स रिजर्वेशन। एंड एक रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी हमारे देश में लोगों को दो भाग में बांट देता है। एवरीबडी, सबका एक से है रिजर्वेशन पे। पर क्या किसी को ये पता है रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है कि आज हमारे पास घर है तो मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए या मुझे हटा देना चाहिए। उसके लिए सरकार ने EWS कोटा लाया है जो एक गरीब सवर्णों के लिए एड्रेस करता है। हमारा जो शेड्यूल कास्ट का जो कोटा है या जो रिजर्वेशन है, वो ये है कि आप टू अनडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस,
अब इस पे दूसरा एक नैरेटिव आजकल जो बहुत पॉपुलर हो गया है कि मेरे बाप दादा ने जो किया मैं कितना भुगतूं, मेरे एंसेस्टर्स ने जो किया मैं कितना भुगतूं। बिल्कुल, पर 5,000 साल से जो हमारे समाज में चल रहा है उसको आप आज़ादी के 75 साल में इक्वेट नहीं कर सकते। 1,000 साल तो होने दीजिए, आप किसी एक पैमाने पे आइए। जो क्वेश्चन हमें ये भी पूछना चाहिए था कि हमारे देश में आज भी SC ST अंडर रिप्रेजेंटेड क्यों है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो अकेडमिया हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स के HOD हो, चाहे वो वाइस चांसलर्स हो, चाहे वो डीन हो। कितने सारे लोग आपको हमारे समाज के वहाँ दिखते हैं? क्या हमने कभी ये सवाल पूछा है? हम हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि कौन प्रताड़ित ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, प्रताड़ित हो सकता है कि फॉल्स, इस जो अभी आप UGC का जो नया नोटिफिकेशन आया, लोगों के एक बहुत डर है कि फॉल्स केसेस आएंगे, फॉल्स ये होगा। फॉल्स केसेस तो महिलाओं में भी आते हैं। अगर आप देखेंगे डाउरी का केसेस हो गए, रेप, तो इसका क्या मतलब कि हर महिला सुरक्षित है? नहीं है। तो ये सब हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। फॉल्स केसेस के लिए कमिटी बनेगी, वो कमिटी आपको बताएगी कि इस कमिटी में क्या, उस कमिटी के मेंबर्स बैठेंगे, इस पे एक डिस्कशन होगा और फिर उसके बाद इस पे निर्णय लिया जाएगा। और कोई भी आप इस अजम्पशन के साथ ऐसे चल रहे हैं कि आपको किसी ने बस आपसे बदला लेने के लिए, एका दुक्का केस अभी मैं इंटरनेट पे देख रही थी कि कुछ एक केस लोगों ने चला दिया कि SRCC के एक बच्चे ने ये किया वो किया। मैंने कोई FIR नहीं देखा, मैंने इसका कोई वैलिडेट नहीं कर सकती। नहीं, बट वो फेक केस है। आज शायद SRCC का नोटिफिकेशन आ गया उस पर कि दैट वाज अ फेक केस। मैम, एक सवाल और जो एक लॉजिक फॉरवर्ड कास्ट की तरफ से आता है, एक लॉजिक ये आता है कि रिजर्वेशन पिछले 70 सालों से इस देश में है और उसका कोई भी आउटपुट नहीं दिखता। मतलब आज भी जो पिछड़े हैं वो अति पिछड़े हो गए हैं और रिजर्वेशन का फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है जो ऑलरेडी मतलब बहुत ऐसे पोजीशन पर है जिसको प्रिविलेज स्पेस माना जा सकता है। देखिए, इस पे तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि प्रिविलेज दलित आप किसको समझते हैं। क्या वो प्रिविलेज दलित को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? अब प्रिविलेज दलित क्या है? जिसके पास सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, क्योंकि 4 पैमाने होते हैं। थैंकफुली संविधान के हिसाब से आपको लटियंस दिल्ली में बहुत दलित मिल जाएंगे। पॉलिटिकली वी आर वेरी वेल रिप्रेजेंटेड। पर क्या जब हम लोग सोशल कैपिटल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको मीडिया कॉरिडोर्स या कोई भी अगर आप अदर पावर कॉरिडोर्स की बात करते हैं, क्या आपको उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है? नहीं। कल्चरल कॉरिडोर्स की आप बात करेंगे, कितने आप फेमस डांसर्स को जानती हैं, सिंगर्स को जानती हैं जिनको वो एक वर्ल्ड लेवल पे व्यू मिला है? पहली बार राज्यसभा में कंचन लाही जी को रिप्रेजेंटेशन मिला है जो इस सेगमेंट पे आते हैं 75 साल बाद। आप अगर सोशल हो गए, इकोनॉमिक्स की बात करें, ठीक है, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एक 2005 में बना था और उसके थ्रू आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। पर बहुत सारे केसेस है। एक हरियाणा का केस मैं आपको बताऊंगी, मेरी PhD इसी पे है। एक आपके एक तेज़ विजय विमर्श भी अगर इसमें होगा, जैसे कल्पना सरोजी जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने लाइफ में दलित समाज से आके भी बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप में शी एस्टैब्लिश्ड हर नेम। पर एक कहानी हरियाणा का मैं बताऊंगी कि वहाँ पे एक हमारे समाज के इंसान ने पेट्रोल पंप खोला था। लोग उनके पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने नहीं जा रहे थे। ये कोविड के पहले की बात है, मैंने उनका टॉपिक रिसर्च किया था, मैंने उनसे बातें की थी और कोविड में उनको शट डाउन करना पड़ा और शट डाउन के बाद पेट्रोल पंप शायद आप रेंट पे दे सकते हो किसी को, तो उन्होंने रेंट पे दिया। तो एक ये भी सच्चाई है। तो आप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में भी तो आप रिप्रेजेंटेड नहीं हो, तो आप किस तरीके से प्रिविलेज दलित को डिफाइन कर रहे हो? आप कह रहे हो कि कुछ सब कैटेगराइजेशन की जब सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी, आप किन कम्युनिटी को उससे निकालोगे? आप एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी करो। मैं जिस जात से आती हूँ, दुसाद कहते हैं। अगर आप बिहार में कहोगे दलित महादलित हो, आप दुसाद को, आप एक दुसादों पे एक एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस लाओ कि इतने % दुसाद का ड्रॉप आउट रेट गिरा है, इतने लोग रिप्रेजेंटेड है। विदाउट एनी एम्पेरिकल एविडेंस आप ये सब चीज़ें कैसे डिफाइन कर सकते हो? यू कांट। मेरा डेफिनेशन ऑफ प्रिविलेज दलित या मेरा डेफिनेशन कि 70 साल से ऐसा होता जा रहा है, 70 साल से अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो आज मैं शायद प्रोफेसर नहीं बनती। अब वो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इट। आज अगर द्रौपदी जी हमारी प्रेसिडेंट हैं तो वो रिजर्वेशन है ताकि वो वहाँ पे मिली। आप ऐसे अनेक कहानी, आज जो भी आपको हमारे समाज से लोग मिलते हैं वो रिजर्वेशन के कारण आपको मिलते हैं। आप वो भी अगर हमसे ले लोगे और बोलोगे क्या बेनिफिट हुआ है, तब आज वही होगा जो आज से 70 साल पहले हो रहा था हमारे साथ। मैम, एक सवाल और, आप क्योंकि प्रोफेसर भी हैं, आप रेगुलरली ही कॉलेजेस में पढ़ाती हैं, आप क्या देखती हैं कास्टिज्म किस किस फॉर्म में यूनिवर्सिटीज़ में प्रेवलेंट है और इस UGC रूल की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी थी? जब 2012 में ही एक कानून था, वो भी UGC की तरफ से ही एडवाइजरी की शक्ल में था, भले वो मैंडेटरी नहीं था, और
जब ये था कि आप नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते, या डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो एटलीस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जैसी एक व्यवस्था होगी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल के बारे में हमें बताया कि इतना कोई काम होता नहीं है। तो देखिए, दो ये रूल्स थे हमेशा से, हर कॉलेज में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, जैसे आईसीसी भी, इंटरनल कमिटी सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। कहीं ना कहीं ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, सैड स्टेट ऑफ अफेयर, ये हर जगह डिफंक्ट स्टेट में है। कहीं भी इस पर कोई ना, आप कोई जाके कंप्लेन रजिस्टर करता है ना उसका रिड्रेसल होता है। दूसरी बात, अकेडमिया में आपका जो, जैसे मैंने कहा कि इनटैंजिबल कंपोनेंट में अब शिफ्ट हो गया है। एक फिनोमेना है नॉट फाउंड सूटेबल, NFS जिसको हम कहते हैं, जो अकेडमिया में बहुत प्रिवलेंट है और वो प्लेग की तरह है जो फैल रहा है। 5 लोग कमेटी में बैठे, एक बहुत ही अच्छे लोगों ने आके इंटरव्यू दिया और आपने कह दिया कि दे आर नॉट फाउंड सूटेबल। 5 में से 3 सीट आपने NFS कर दिया। तो अगर रिजर्वेशन के 70 साल बाद भी हमारे समाज के लोग नॉट फाउंड सूटेबल हैं, तब आप बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए समाज में। और ये सूटेबिलिटी कौन डिफ़ाइन कर रहा है? अगर कोई इंसान प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसके पास नेट है, उसके पास PhD है, उसके पास UGC स्कोपस पेपर्स हैं, तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी तो आप फुलफ़िल कर रहे हो। तो फिर भी अगर आप नॉट फाउंड सूटेबल हो, तो इसका जवाब, वो सूटेबिलिटी आप लोग कहाँ से डिफ़ाइन कर रहे हो? फिर वो आप सूटेबिलिटी मेरिट पे ले आते हो। अब मेरिट का क्या मतलब है? मेरिट का मतलब ये थोड़ी है कि 12th में आपका कट ऑफ क्या था। मेरिट का सिंपल ये मतलब है एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्स। मुझे कहाँ तक क्या रिसोर्स मिला, क्या मैं हिंदी अच्छा बोल सकती हूँ, क्या मैं इंग्लिश अच्छा बोल सकती हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं किस समाज से आती हूँ, किस स्टेट से आती हूँ, ये सब चीज़ें आपके मेरिट को डिफ़ाइन करता है। वो कुछ नंबर्स आपके मेरिट को डिफ़ाइन नहीं करते। अगर वो नंबर्स आपके मेरिट को डिफ़ाइन करते तो आज NFS नहीं हो रहा होता। और अगर आप देखेंगे सारे IITs में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है SC ST को लेके, इसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि वी आर अंडर रिप्रेजेंटेड। आप डेटा जाके चेक करेंगे, एक हिंदू न्यूज़पेपर में था कि कितने सारे सीट्स खाली रह गए हैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स है ही नहीं हमारे समाज के लोग। ये सवाल हमें पूछने की ज़रूरत है कि ये क्यों नहीं है। हम लोग ओवर रिप्रेजेंटेड कहाँ हैं? अंडर ट्रायल के जो प्रिजनर्स होते हैं, वहाँ पे एक डेटा था कि हम लोग ओवर रिप्रेजेंटेड वहाँ पे हैं। वहाँ क्यों नहीं हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं? तो ओवर रिप्रेजेंटेशन और अंडर रिप्रेजेंटेशन हम लोग कहाँ, किस स्पेक्ट्रम में है, हमें वो इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। मैम, और अमंग पियर्स किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं? मतलब क्लासरूम्स के में कैसे स्टूडेंट्स? देखिए, वो क्योंकि ऐसे बच्चों का एक सोशलाइजेशन होता है ना कि बच्चे जिस जगह से आते पहले उनके साथ घूमना चाहते हैं। फिर आप जिस समाज से आती हो, एक आपका बोल चाल, आपके दिखने का तरीका, खाने का तरीका एक जैसा होता है, तो आप उनके साथ सोशलाइज करते हो। तो DU फिर भी एक बहुत लिबरल स्पेस है, या आर्ट्स में बहुत, पर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में आपके रैंक के बेसिस पे आपका सबसे पहले आपका आइसोलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। और फिर आप उनके साथ ही घूमते हो जो आपके समाज से आते हैं। और इस तरीके से जो बच्चा रिजर्व कैटेगरी से आता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उसके क्वेश्चन करते हो उसके मेरिट पे, उसके इंटेलिजेंस पे, तो उसका एक जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस कभी बिल्टअप नहीं हो पाता है। और वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए हम लोग जितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं वो एक लकूना, एक मिस हो जाता है। इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जो हमें उनको रिड्रेस, हमें वो एक मैकेनिज्म डेवलप करना होगा कि उन बच्चों को दे शुड फील मोर इंक्लूडेड। और ऐसे बहुत सारे मुझे बच्चे बताते हैं कि पहले मैंने बताया ना, जैसे ही मैं क्लास में बताती हूँ कि कितने बच्चों का रिजर्वेशन या अम्बेडकर पे क्या टेक है, हर बच्चे को ये लगता है कि अम्बेडकर ने उनका सीट खा लिया क्योंकि कोटा लेके आ गए। हर बच्चे को ये लगता है कि मेरा सीट खा गए। तो ये एक जो मानसिकता के साथ जब बच्चे शुरू करते हैं ना, तो ऑलरेडी आपका एक प्री कंसीव नोशन, एक बायस होता है रिजर्व कैटेगरी बच्चों के साथ। और उन बच्चों को कभी आप अपनी बराबरी पे नहीं समझते। हमेशा आप इसी आइडिया के साथ जाते कि वो कब मार्क्स पे आया है, मतलब वो मेरे पैदान पे नीचे है। तो वो एक अनइक्वल जो प्लेटफॉर्म है, वो ऑलरेडी तो आपने क्रिएट कर दिया है। उस अनइक्वल प्लेटफॉर्म से आप कैसे उम्मीद करते कि हर बच्चा एक जैसा दौड़ लगा पाएगा? हर बच्चा अलग दौड़ लगाएगा, क्योंकि उस बच्चे के पास वो कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं ना, जो आपके पास है या हमारे पास है या जिन उन बच्चों के पास है। इस तरीके से इट स्टार्ट्स। और फिर ये आगे बढ़ता रहता है। फिर आप मास्टर्स का एंट्रेंस दोगे। मास्टर्स के एंट्रेंस में आपको मैं अपना ही बताती हूँ, जब मुझे मास्टर्स में मेरा हो गया, फर्स्ट लिस्ट में निकल गया, मेरे दोस्तों ने ही मुझे कहा, अरे तुम्हारा तो सही है, तुम्हें क्या देती, तुम्हें क्या टेंशन है, वहाँ भी भरोगी, निकल जाएगा। एक सेकेंड में आपको लगता है कि मैंने जो 3 महीने तैयारी की वो तो ख़त्म, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही निकलना था, मेरे पास जाति प्रमाण पत्र है, वो मैंने दिखाया और मेरा हो गया, मुझे तो एग्ज़ाम लिखना ही नहीं था। तो आप समझिए, वो जो मेरा मेहनत है या उन बच्चों का मेहनत है, वो अब हर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना, वो आपका शैटर हो जाता है।
क्योंकि आपके मेहनत को कोई कभी एक्नॉलेज नहीं करता है। आपकी मेहनत को ये कहा जाता है कि नहीं नहीं हो गया अब तुम्हारा तुम्हारा तो होना ही था। तो ये होना ही था से वो बच्चे थोड़ा वीक हो जाते हैं। आपने इसी पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, मैंने पढ़ा, जिसका टाइटल था कि व्हाट मेरिट मीन्स इन अनइक्वल क्लासरूम्स। एक आखिरी सवाल बस मैं और पूछूंगी, ये जो यूजीसी का नया कानून आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी रोक लगा दी, और पहली नज़र में सीजीआई ने जो देख के कमेंट किया वो ये कि इसमें अभी बहुत सारे फ्लॉज हैं। आप कैसे देखती हैं इस कानून को? क्या 2012 के कानून के बावजूद इसकी ज़रूरत अभी भी है यूनिवर्सिटीज़ में, और आपको इसमें क्या कमियां नज़र आई या कोई कमी नहीं थी? इट्स अ वेरी वेलकम मूव, ये बहुत ही अच्छा मूव है। और इसके अराउंड जो एक ह्यू एंड क्राई हो रहा है वो थोड़ा इट इज़ लिटिल डिसहार्टनिंग, क्योंकि इस रूल में ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि कौन प्रताड़ित हो रहा है कौन नहीं प्रताड़ित होता है, ये हमेशा से ये रूल रहा है। दूसरी बात, इस रूल में जो लोगों को वेगनेस लग रहा है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन को डिफ़ाइन नहीं किया गया है, पर आप डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन आप जाइएगा तो आपको हर जगह मिलेगा। जैसे आईआईटी का एक पेज में देख रही थी, इनिशिएटिव फॉर कास्ट इक्विटी, वहाँ पे उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो हर यूनिवर्सिटी के पास ये एक फ्रीडम है कि आप डिस्क्रिमिनेशन को आप डिफ़ाइन करो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैंजिबल इनटैंजिबल फॉर्म दोनों में है। अब उसको डिफ़ाइन करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि बहुत बार बच्चों को ये लगेगा कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम किसी बच्चे के पास होता है ना, तो उससे बहुत बार लगता है कि आप उसे अटैक कर रहे हो। एंड ऐसा नहीं कि हमेशा अटैकिंग मोड में होता है अटैक, क्योंकि अगर हमारे देश में समरसता है तो दोनों तरफ से है, अटैकिंग मोड में नहीं भी हो सकता है, वो उस बच्चे को लगता है। तो अगर जब आप डिफाइन करोगे डिस्क्रिमिनेशन को तो उसमें कैटेगोरिकली मेंशन्ड होगा कि अगर आप किसी कास्ट स्लर्स को यूज़ कर रहे हो, या आप किसी बच्चे को कैटेगोरिकली उसके कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी के बारे में कर रहे हो, या किसी बच्चे को मार्क्स उतना ही मार्क्स, दोनों बच्चे आजकल तो एआई है, सब बच्चे चैट जीपीटी से लिखते हैं, आप अगर वो देखोगे कि वो बच्चे का दोनों का असाइनमेंट एक है, फिर भी मैंने एक को ज़्यादा मार्क्स दिया कम को मार्क्स दिया, आप तब क्वेश्चन कर सकते हो। दे आर टैंजिबल प्रूफ, तभी आप इस डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन कर पाओगे। जैसे लोगों का ये लग रहा है कि हवाई डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, ये ऐसे नहीं है, क्योंकि एक कमिटी बैठेगी, वो कमिटी डिसाइड करेगी कि इसके साथ हुआ। दूसरा, उसमें एक इक्विटी हेल्पलाइन की बात है। देखिए, इक्वालिटी इज़ द फर्स्ट स्टेज, जब हम लोग बराबरी की बात करते हैं कि बराबरी, इक्विटी उससे एक बड़ा स्टेज है, उससे एक नेक्स्ट स्टेज है। जब हम लोग सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात कर रहे हैं, गरिमा की बात कर रहे हैं। तो ये जो बिल है ये बच्चों की डिग्निटी के बारे में है। पहला, इक्वालिटी आप इंश्योर कर रहे हो सब बच्चों के लिए, पर अकेडमिया में सिर्फ ये नहीं कि आपको रिजर्वेशन सिर्फ एंट्री तक हेल्प करता है, आपको यू हैव टू सेल थ्रू द जर्नी। वो जर्नी आप तभी सेल थ्रू कर पाओगे जब आपके पीयर्स का आपके साथ हेल्प हो, आपकी फैकल्टी आपको सपोर्ट करे, एक इंस्टीट्यूशनल हेल्प हो आपके पास। वो ये बिल इस चीज़ को एड्रेस करता है। थर्ड, इस बिल में उन्होंने ये डिफ़ाइन किया है कि जो लोगों को डर लग रहा है कि जो ऐसा एक रैंडम सा केस हो जाएगा फिर उन्हें पीनलाइज किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्यों पीनलाइज किया जाएगा अगर आप नहीं कर रहे हो? देयर विल बी अ कमिटी विच विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और वो हेल्पलाइन, अगर कोई बच्चा डिस्ट्रेस में है बिकॉज ऑफ कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी, तो वो जाके उस बच्चे को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा वहाँ से, और वो सपोर्ट की बात करेगा। तो इट इज़ अ वेरी वेलकम मूव। पर अगर उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस लोगों को चाहिए तो वो डेफिनेटली इसमें आ सकते हैं कि व्हाट आर द क्या इनिशिएटिव्स हैं, आप कैसे डिफाइन करो, वो हेल्पलाइन क्या करेगा, इक्विटी आप कैसे इंश्योर करोगे। और ये बिल एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, एक इंस्टीट्यूशन से अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है, ये हमसे नहीं मांग रहा है कि इंस्टीट्यूशन किस लेवल तक कर रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हर जगह एक डिफंक्ट स्टेट में है, उसको ये इट शुड बी मोर प्रोएक्टिव, वहाँ पे एक्टिवली लोग आए, वहाँ पे ऐसा नहीं कि हर डिस्क्रिमिनेशन केस को यहाँ वो करे, एड्रेस करे, पर आप ऐसी चीज़ों को एड्रेस करें, अगर कोई बच्चा आके यहाँ पे अकेलापन महसूस कर रहा है, आप उन केसेस को भी एड्रेस करें। और एक कंसर्न जो सबसे ज़्यादा आया कि जिस पर मतलब लोग दो धड़े में बैठ गए, वो ये कि आपने SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, विमेन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आने वाले लोगों को एक तरफ कर दिया, और दूसरी तरफ बचे बस जनरल कास्ट। तो आपने ये मान लिया कि जनरल कास्ट ही ऑप्रेसर है और ये सब विक्टिम है। तो क्या कभी कोई जनरल कास्ट का बच्चा विक्टिम नहीं हो सकता? ये उनका कंसर्न आया, द पीपल हु वर क्वेश्चनिंग दिस। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। कोई बच्चा जब भी कोई बच्चा ग्रेजुएशन में आता है तो वो टेंडर एज पे आता है, वो बच्चा किसी भी समाज का हो, उसके साथ
कुछ ही माइट और शी माइट भी एक साइकोलॉजिकली या कहीं ना कहीं वो अपने आप को अति पिछड़ा फील कर सकता है, तो वो आप उसको भी एड्रेस करें। पर जब हम लोग एक नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, और हमें हमेशा पढ़ाते हैं ना सोशियोलॉजी में, हर चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, आप किसी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को बात कर रहे हैं। जब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमारे समाज में हिस्टोरिकली किन के साथ ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हुए हैं, वो महिला रही हैं, पीपल विद पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, या OBC SC ST हैं। इनको एक कैटेगोरिकली स्पेसिफाई किया गया क्योंकि दीज आर एक्सक्लूडेड ग्रुप हिस्टोरिकली। इसका ये मतलब नहीं कि जो बच्चा जनरल कैटेगरी से आ रहा है उस बच्चे के साथ कोई इशू नहीं हो, उस बच्चे के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पोकन इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं होता है, दे ऑल्सो फील, उनको एक एलिनेशन लगता है, उसके एड्रेस करने के लिए अलग मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म उनके लिए नहीं है। हर इशू को रिड्रेस करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशंस में बने हुए हैं, आप उसको एड्रेस कर सकते हो। ये बिल कभी ये नहीं कह रहा है कि मैं ज़्यादा प्रताड़ित हूँ आप कम प्रताड़ित हो। ये बिल ये बता रहा है कि जो कुछ हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड ग्रुप रहे हैं उनको हम कैसे आज भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाएं। वो फील्ड में सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। एक जो OBC से है, कोई महिला है, चाहे वो महिला जनरल कैटेगरी की हो या SC ST की हो, वो महिला है, सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट लाइफ में अलग है, और हर इंसान की अपनी एक जर्नी रही है। अब उस जर्नी को आप एक पायदान पे नहीं ला सकते। ये बिल उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट लेके आई है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच।